जय हिंद साथियों, आज हम बलिदानी परंपरा से आने वाले ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे और कई खंड में बात करेंगे। उस शख्सियत के बल पर इस देश को आज़ादी मिली, अर्थात हम दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि देश की आज़ादी दिलाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में देखा जाए तो ऐसे शख्सियत के बारे में सोचना, समझना और चिंतन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे महान शख्सियत शहीद आजम भगत सिंह के बारे में हम बात कर रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह के जीवन को मैंने कम से कम 3 भाग में बांटा है। एक भाग उनके पूर्वज का भाग है, दूसरा भाग उनके बचपन के बाद का जो जवानी का भाग है और तीसरा भाग उनकी शहादत का भाग है। 3 भाग में हमने बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनके पूर्वजों की क्या स्थिति थी और उनका जन्म जो हुआ तो जन्म बचपन में उनकी क्या स्थिति थी, इस पर बात करेंगे। आइए सीधी बात करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह खुद वो कहते थे कि इंकलाब बम और गोले बारूदों से नहीं आया करता, इंकलाब तो व्यक्ति के विचारों से आता है। अर्थात ये स्पष्ट होता है कि भगत सिंह जी के जीवन में भी गोले बारूद का कोई बहुत मतलब नहीं था, परंतु समय परिस्थिति के हिसाब से जो योगेश्वर श्री कृष्ण ने जैसा श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, उस व्यवहार के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन जिया। तो पंजाब जिला का एक लायलपुर जगह है जहां पर बहुत सारे वीरों ने जन्म लिया। भारत माँ की वह मिट्टी जहां पर शहादत और राष्ट्रवाद के साथ साथ इस राष्ट्र के लिए बलिदान होने की परंपरा अनवरत रही है, ऐसा लायलपुर जगह है जिस लायलपुर जगह पर लाला लाजपत राय भी जन्म लिए थे। और गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लेकर भारत को एक नए धर्म की शिक्षा भी दी लायलपुर जगह पर। इसी लायलपुर जगह पर एक सिख परिवार रहता था और उस सिख परिवार में जो मुखिया थे उनका नाम सरदार अर्जुन सिंह था। यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। सरदार अर्जुन सिंह जो भगत सिंह जी के बाबा थे, मेरी अपनी भाषा में इसको मैं कह सकता हूं। और सरदार अर्जुन सिंह के और भी 2 भाई थे, सरदार बहादुर सिंह और दिलबाग सिंह। अंग्रेजी सरकार की ये दोनों भाई जी हुजूरी करते थे, अर्थात जिन लोगों ने अंग्रेजी सरकार की जी हुजूरी किया उन लोगों को खूब धन संपत्ति भी मिली, सरकार देती थी, उसी के हिसाब से इनको भी खूब मिला। और ये दोनों भाई दिलबाग सिंह और बहादुर सिंह, दोनों लोग सरदार अर्जुन सिंह को कहते थे यह मूर्ख आदमी है कि देश की आजादी के लिए इस तरह से लड़ रहा है और अपना जीवन नष्ट कर रहा है, इसको अपने भले और बुरे का कोई पहचान ही नहीं है कि थोड़ा सा अगर हम सरकार से मिलजुल करके रहे तो हमें खूब संपत्ति रहेगी। जैसा कि वर्तमान में भी और समय पर भी देखा गया है, सरकारों से मिल करके लोग अपने आत्मा का भी सौदा कर लेते हैं, अपने जमीन का भी सौदा कर लेते हैं, ऐसा हमको देखने को मिला है। तो वही हाल था, परंतु अर्जुन सिंह जी अपने निर्णय के एकदम पक्के थे। उनका मानना था कि हमें जो भी चाहिए ईश्वर देता ही है, भोजन ईश्वर देगा ही है। और ऐसा भी अगर समय आता है कि हमें भोजन भी न मिले, वस्त्र भी न मिले, परंतु देश के लिए अगर कुर्बानी देनी हो तो हमको देना ही चाहिए। इसी अर्जुन सिंह की ये जज्बा इतना तगड़ा था कि जब इनके 3 पुत्र जन्म लिए, अर्जुन सिंह के वहां 3 बच्चे जन्म लिए और 3 बच्चों में एक बच्चा सरदार किशन सिंह, दूसरा सरदार अजीत सिंह और तीसरा सरदार स्वर्ण सिंह। तीनों ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। अर्जुन सिंह के तीनों पुत्र क्रांतिकारी विचारधारा के थे और बाप की बहादुरी, देशभक्ति, निडरता और स्पष्टवादिता इन सभी बच्चों के अंदर देखी जा सकती थी। और उसके बाद इन तीनों की स्थिति यह थी कि कुछ ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा विद्रोही थे, परंतु कुछ तो ऐसे थे कि थोड़ी सरलता के साथ अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहे थे। 1904 और 1905 का वर्ष भारत के इतिहास में नया मोड़ लेकर के आता है और इसी वर्ष बंग भंग प्रारंभ हुआ था और लॉर्ड कर्जन के विरुद्ध देश में रोष इस तरह से फैली हुई थी कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने बंग भंग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। सरदार अजीत सिंह ने लाला लाजपत राय के साथ मिलकर के पंजाब के आम जनमानस के साथ इन्होंने विरोध का आंदोलन इतना तेजी से फैला दिया कि सरदार अजीत सिंह अंग्रेजों की निगाह में आ गए
और इस आंदोलन में सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह ने भी भाग लिया, परंतु सरदार अजीत सिंह कुछ ज्यादा ही हिस्सेदारी निभाया उन्होंने। जैसे उनकी आवाज, और ये तगड़ी बात यह थी कि तीनों भाई जब एक साथ एक जगह पर होते थे और अलग अलग प्रकार से जब भाषण देते थे, तो उनकी आवाज की चर्चा जब लेखक करते हैं तो ये कहते हैं कि आवाज जब उनकी निकलती थी तो जैसे कि अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हों, और उस अग्नि की ज्वालाओं में पूरा पूरा अंग्रेज साम्राज्य जल करके खाक हो जाएगा, इस प्रकार की आवाज निकलती थी। 1907 में 1818 का तीसरा रेगुलेशन काम में लाया गया और इस रेगुलेशन से ब्रिटिश सरकार को बहुत लाभ हुआ। विशेष तौर पर बंगाल और पंजाब में लोगों ने इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। बड़े पैमाने पर इस पर प्रदर्शन भी हुए। सरकार इस तरह विरोध और प्रदर्शन को दबाना चाहती थी और वो दबाने के लिए उसने प्रयास भी किया। पंजाब में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार अजीत सिंह को बिना उनके मामले की जांच किए कैद कर लिया गया और उन्हें वर्मा जेल भेज दिया गया। भला ऐसे सरदार अजीत सिंह के दोनों भाई सरदार किशन सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह कैसे चुप रह सकते हैं जब एक भाई वर्मा जेल में हो? और उसके बाद स्वाभाविक बात है कि इन्होंने भी अपनी प्रक्रिया शुरू की और इस समय सरदार किशन सिंह, यही समय था कि जब सरदार किशन सिंह की पत्नी गर्भवती थी और उन्होंने और दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सरदार किशन सिंह और स्वर्ण सिंह को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन जेल के समय में ही देखिए दोनों लोगों की बातें कितनी सुंदर थी। एक दिन स्वर्ण सिंह ने अपने बड़े भाई सरदार किशन सिंह से कहा कि पप्पा, मेरा भतीजा होगा या भतीजी, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं, आकलन कर सकते हैं? सरदार किशन सिंह ने कहा कि देखो, मुझे तो ये समझिए कि उनकी भाषा ही पंजाबी भाषा में कहा, जो स्वर्णा, वाह गुरु की कृपा, मेरे की इस बार लड़का ही होगा और लड़का होगा, मेरा नाम बहुत ऊंचा करेगा। सरदार किशन सिंह की बारी सत्य हुई और अक्टूबर माह में 1907 को शनिवार के दिन एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और पुत्र की प्राप्ति जब हुई और यह बात जब उनको जेल में बताई गई तो वो एक तरह से समझ जब पृथ्वी का आलिंगन किया। कैसे? अब वह बालक की सूचना जब जेल में पहुंचते हैं तो भाव विह्वल हो गए दो प्रकार से। एक तो इनकी वाणी सत्य हुई, दूसरी बात क्या है कि उनको ये लगा कि हमारी वाणी सत्य हुई है और इस माह में हमारा पुत्र पैदा हुआ है तो निश्चित रूप से देश का नाम रोशन करेगा। आगे जाने पर वही बालक भगत सिंह होता है, भगत सिंह के नाम से जाना जाता है। हालांकि देखिए, भगत सिंह, इतिहास गवाह है कि सरदार भगत सिंह ने अपने खून से भारत की धरती को सींचा है और बलिदान की वो गाथा लिखा है कि जहां से बलिदान की परिभाषा प्रारंभ की जाती है, ऐसा काम किया है भगत सिंह और उन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आने वाली पीढ़ियां सरदार भगत सिंह के बलिदान को युगों युगों तक याद करती रहेंगी और जो याद करेगा वही समझिए इस देश का सच्चा हितैषी है, अर्थात देश के बारे में चिंतन कर सकता है। हालांकि भगत सिंह के एक बड़े भाई थे जगत सिंह, और जगत सिंह और भगत सिंह दोनों लोग इस प्रकार से थे कि दोनों के व्यवहार में अगर समझा जाए तो थोड़ा सा अंतर था। जगत सिंह और भगत सिंह दोनों जब एक साथ स्कूल जाया करते थे तो भगत सिंह बचपन से ही अनंत में खोए रहते थे और जगत सिंह बार बार जब स्कूल में देखते थे कि ये क्लास में नहीं मिलते थे, कक्षा में नहीं मिलते थे, तो ये जाते थे तो भगत सिंह को देखा करते थे कि ये तो अनंत में खोए हुए बाहर फील्ड में बैठा हुआ है। तो जब इनको ले आते थे भगत सिंह कहते थे, मेरा उस बंद कोठरी में मन नहीं लगता, मैं अनंत में रहना चाहता हूँ। और हुआ यही कि पढ़ाई जब शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ हुई तो भगत सिंह के प्राथमिक स्कूल में भर्ती कराया गया। तो भगत सिंह जगत सिंह दोनों लोग इस एक दूसरे से घुले मिले रहते थे और तब एक नया दौर आया कि जब भगत सिंह के बड़े भाई जगत सिंह के 11 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई तो इस पर भगत सिंह को बहुत सदमा लगा। जगत सिंह, जिन्हें भगत सिंह बहुत प्यार करते थे और उनके सामने ही अगर उनकी मृत्यु हो गई तो ये बड़ा दुर्भाग्य था और इसको सरदार भगत सिंह जन्म अपने जितने जीवन काल तक रहे वह भुला नहीं पाए इस बात को। और उसके बाद जब वो आगे की पढ़ाई के लिए बढ़े तो फिर इनके पिता किशन सिंह, सरदार किशन सिंह लाहौर के पास
नवाकोट चले गए। वहां से वहाँ कुछ जमीन जायदाद था, उस जमीन जायदाद पर उन्होंने अपना काम शुरू किया और भगत सिंह को पढ़ाई कराने लगे। किशन सिंह का अब ये मानना था कि हमें अपने कार्य को करते हुए देश की लड़ाई को लड़नी चाहिए। भगत सिंह के विचार में बचपन से ही ये बात आने लगा कि हमको देश की आज़ादी की लड़ाई लड़नी चाहिए। सिखों में ये परंपरा थी कि लड़कों को खालसा स्कूल में ही भेजे जाते थे, लेकिन खालसा स्कूल के अधिकारियों का जो झुकाव था वो झुकाव अंग्रेजों के प्रति था, अर्थात अंग्रेजों के साथ वो कुछ सहयोग करके और अपने संस्था को अनुदान लिया करते थे। तो ऐसा जब देखा तो उन्होंने कि सरदार किशन सिंह ने खालसा स्कूल में न भेज करके वह वहीं पर दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में भगत सिंह का नाम लिखाया और उसके बाद वह मैट्रिकुलेशन भगत सिंह ने वहां पास किया। पास करने के बाद भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने चले गए। कॉलेज में प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुखदेव और यशपाल से उनकी मित्रता हुई। जब भगत सिंह 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तो उस समय कानपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। भगत सिंह अधिवेशन में सम्मिलित हुए। कल्पना करिए कि आज वर्तमान समय में इतने संसाधन होने के बाद भी कोई अपने बच्चे को शहर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं भेजता है, और उस समय सोचिए कि लाहौर से वो कानपुर अधिवेशन में चले आए 9वीं कक्षा में, अर्थात उनकी उम्र उस समय 14 वर्ष की रही होगी और वो चले आए। ये था देश की आजादी के लिए दिल में जो जज्बा था, इस प्रकार का जज्बा था भगत सिंह का। भगत सिंह के ऊपर चाचा अजीत सिंह का बहुत प्रभाव था। वास्तव में अजीत सिंह सबसे विद्रोही प्रवृत्ति के थे, क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और लोग थोड़ा सा दूसरे ढंग से काम करते थे, लेकिन जो इनके चाचा अजीत सिंह थे वो बहुत क्रांतिकारी स्वभाव थे। और यही हुआ कि अजीत सिंह की स्थिति यह हुई कि जब अंग्रेजों का छापामारी होने लगा तो वह गिरफ्तारी से बचने के लिए बांबा प्रसाद सूफी के साथ भारत के अनेक भागों में और नेपाल की तराइयों में छिपते रहे, परंतु जब उनको लगा कि हम यहाँ नहीं रह सकते हैं तो वह विदेश चले गए और वहां जाकर लाला हरदयाल, राजा महेंद्र पाल इत्यादि दूसरे प्रमुख क्रांतिकारियों के सहयोग से जैसे तैसे भारत के राजनीतिक क्रांति कर डालने की चेष्टा करनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि दूसरी जो महायुद्ध हुआ था उस समय रोम के रेडियो पर जो ब्रिटिश विरोधी प्रचार हिंदुस्तानों में होता था, जिसकी भाषा से ब्रिटिश साम्राज्यशाही और भारतीय ब्रिटिश सरकार के प्रति अदम्य घृणा उगली जाती थी, वह सरदार अजीत सिंह के ब्रिटिश से आमरण टक्कर लेते रहने का परिणाम था। सरदार अजीत सिंह के लिए 1948 के पहले भारत में लौट के आना मुश्किल था, क्योंकि अंग्रेज सरकार का पूरा लुकआउट नोटिस था। वह जब भी आते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता और उनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था। ऐसे महान क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह के भतीजे सरदार भगत सिंह के अंदर वही जज्बा था, और इस प्रकार से भगत सिंह के बारे में हमने एपिसोड पहले में ये बात बताई। दूसरे में हम करेंगे यहाँ से लेकर के भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन के बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि जब उनको शहादत दी गई या उनको फांसी दिया गया तो उस समय के रवैये के बारे में बात करेंगे। ये है इतिहास। इतिहास को पढ़ेंगे तो फिर इतिहास बनाएंगे। जिसे इतिहास पढ़ने नहीं आता उसे इतिहास बनाने भी नहीं आता, और उसको देश की मिट्टी में ऐसे भुला दिया जाता है कि जैसे एक तरह से समझिए कि दूध में पानी डाल दिया जाए तो पता ही नहीं चलता पानी का। जय हिंद।